कभी सोचा है कि हमारी थाली में जो रोटी, चावल या सब्जी है, वो असल में आई कहाँ से है? ये सिर्फ खाना नहीं है, ये एक बहुत लंबी और दिलचस्प कहानी का आखिरी हिस्सा है। तो चलिए, आज इस कहानी को शुरू से समझते हैं। खेत की मिट्टी से लेकर हमारी डाइनिंग टेबल तक, इस पूरे सफर पर एक नज़र डालते हैं। तो हाँ, सवाल यही है, एक दाने का खेत से हमारी थाली तक पहुंचने का ये सफर होता कैसा है? देखिए, ये कोई सीधी साधी प्रक्रिया नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें किसान का पसीना है, विज्ञान की समझ है और हाँ, कुदरत की मेहरबानी भी है। ये सब मिलकर काम करते हैं, तब जाकर हमारे लिए खाना तैयार होता है। इस पूरी यात्रा को ठीक से समझने के लिए हम कुछ अहम पड़ावों से गुजरेंगे। हम शुरुआत करेंगे किसान की मेहनत से, फिर देखेंगे कि जमीन कैसे तैयार होती है, और फिर ये भी जानेंगे कि सही बीज, मौसम, पानी और पोषण मिलकर कैसे एक फसल को बड़ा करते हैं। तो चलिए, ये सफर शुरू किया जाए। तो हमारी कहानी का जो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी किरदार है, वो है अन्नदाता, यानी हमारा किसान। सही मायनों में सब कुछ उन्हीं के कंधों पर टिका है। तो चलिए, सबसे पहले उन्हीं की दुनिया को थोड़ा करीब से जानते हैं। हमारे देश में किसान को सिर्फ किसान नहीं कहते, उन्हें अन्नदाता कहते हैं, यानी अन्न देने वाला, जीवन देने वाला। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक सम्मान है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी पूरी फूड चेन की जो सबसे मजबूत कड़ी है, वो यही अन्नदाता है। अब अन्नदाता का सबसे पहला और सबसे बुनियादी काम शुरू होता है, और वो है जमीन तैयार करना। इसको ऐसे समझिए कि ये एक कैनवस की तरह है। अगर कैनवस ही ठीक नहीं होगा तो उस पर अच्छी तस्वीर कैसे बने भी? यहीं से, इसी पहले कदम से फसल की किस्मत तय होना शुरू हो जाती है। और देखिए, मजे की बात यह है कि हर मिट्टी का अपना एक अलग मिजाज होता है। हर फसल हर तरह की मिट्टी में नहीं उग सकती। जैसे बलुई मिट्टी, जिसमें पानी आसानी से निकल जाता है, वो तरबूज और खरबूजे के लिए बेस्ट है। वहीं दूसरी तरफ गेहूं और धान को चिकनी मिट्टी चाहिए जो नमी को पकड़ के रखे। तो एक किसान को अपनी जमीन का डॉक्टर बनना पड़ता है, उसे समझना पड़ता है। तो एक बार जब मिट्टी की पहचान हो जाती है, तो फिर शुरू होती है असली मेहनत। जमीन की जुताई होती है, खुदाई होती है, उसे नरम बनाया जाता है। ये कुछ ऐसा है जैसे जमीन को नींद से जगाया जा रहा हो, ताकि वो नए बीजों का स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाए। जमीन तो अब तैयार है, लेकिन अब किसान के सामने दो बड़े फैसले हैं। बीज कौन सा बोना है और उसे बोना कब है। सोचिए, एक दिन की भी देरी या गलत बीज का चुनाव पूरी मेहनत पर पानी फेर सकता है। यहां पर प्रकृति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ता है। और भारत का मौसम तो है ही कमाल। यहां मोटे तौर पर 3 फसलें होती हैं। एक मानसून की बारिश वाली खरीफ, दूसरी सर्दियों की गुनगुनी धूप वाली रबी, और तीसरी गर्मियों के मौसम में जायद। हर मौसम अपने साथ कुछ खास फसलों के लिए एकदम परफेक्ट माहौल लेकर आता है। अब बात करते हैं बीजों की। यहां आपको 2 पीढ़ियों का फर्क साफ साफ दिखेगा। एक तरफ है पारंपरिक बीज, जिन्हें किसान पीढ़ी दर पीढ़ी खुद तैयार करते और संभालते आए हैं, और दूसरी तरफ है विज्ञान की देन उन्नतशील बीज। ये बीज कम समय में ज्यादा पैदावार देने और बीमारियों से लड़ने का वादा करते हैं। यहीं से खेती का आधुनिक चेहरा बनना शुरू हुआ। बीज तो मिट्टी में चला गया, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अब तो उसे पालने पोसने की असल जिम्मेदारी शुरू होती है। जैसे एक नन्हे पौधे को बढ़ने के लिए पानी और खाने की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही हमारी फसल को भी सही देखभाल चाहिए। इसी से तय होता है कि फसल कितनी सेहतमंद होगी। और पानी देने के तरीकों में तो जमीन आसमान का फर्क आ गया है। पुराने जमाने में जहां रहट और ढेकली जैसे तरीके थे, आज उनकी जगह ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम ने ले ली हैं। ये सिर्फ एक बदलाव नहीं, ये एक जरूरत है। ये नई तकनीकें पानी की हर बूंद को सीधे पौधे की जड़ों तक पहुंचाती हैं। खासकर उन इलाकों के लिए ये वरदान है जहां पानी की कमी है। और जब बात पोषण की आती है, तो किसान एक दोराहे पर खड़ा होता है। एक रास्ता है कुदरत का, जैविक खाद, जो मिट्टी को धीरे धीरे लेकिन हमेशा के लिए मजबूत और उपजाऊ बनाती है। और दूसरा रास्ता है फौरन फायदे का, रासायनिक उर्वरक, जो पैदावार तो एकदम से बढ़ा देते हैं, लेकिन धीरे धीरे जमीन की जान निकाल लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा और मुश्किल फैसला होता है। तो बात एकदम साफ है, अगर हमें अपनी जमीन और अपनी सेहत दोनों को लंबे समय तक बचाकर रखना है, तो जैविक खाद का कोई मुकाबला नहीं है। ये एक ऐसा निवेश है जिसका फायदा आने वाली पीढ़ियों को भी मिलेगा। फसल अब लहलहाने लगी है, खेत हरे भरे दिख रहे हैं,
लेकिन जश्न का समय अभी भी नहीं आया है। अब किसान को एक चौकीदार बनना पड़ता है, क्योंकि खेत में कई बिन बुलाए मेहमान आ सकते हैं, जैसे कि जानवर, कीड़े मकोड़े और बीमारियां। ये सब मिलकर महीनों की मेहनत को पल भर में बर्बाद कर सकते हैं। तो इनसे निपटने के लिए किसान दो मुख्य तरीके अपनाते हैं। जानवरों को दूर रखने के लिए खेतों के चारों ओर बाड़ लगाई जाती है और कीटों और बीमारियों से बचाने के लिए जरूरत के हिसाब से कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता है। और फिर आखिरकार वो दिन आता है जिसका महीनों से इंतजार था, कटाई का दिन। लेकिन ये सिर्फ फसल काटने तक ही खत्म नहीं होता। सबसे पहले पकी हुई फसल को काटा जाता है। फिर होती है मड़ाई, जिसमें दानों को भूसे से अलग करते हैं। इसके बाद ओसाई की प्रक्रिया में हवा की मदद से दानों से बची कुची भूसी को उड़ा दिया जाता है और अंत में साफ सुथरे अनाज को सुखाकर एक सुरक्षित जगह पर स्टोर किया जाता है, जहां से यह हमारी थाली तक पहुंचने के लिए तैयार होता है। अच्छा, अभी तक हमने जो ये पूरा प्रोसेस देखा, ये हमेशा से ऐसा नहीं था। चलिए एक नज़र इस पर भी डालते हैं कि हमारे दादा परदादा के हल से लेकर आज के ट्रैक्टर और ड्रोन तक खेती ने कितना लंबा सफर तय कर लिया है। ट्रैक्टर, थ्रेशर, उन्नत बीज और नई नई तकनीकों ने खेती का चेहरा ही बदल दिया है। जो काम पहले करने में हफ्ते लग जाते थे, वो अब कुछ घंटों में हो जाते हैं। नतीजा? कम मेहनत और कम समय में पहले से कई ज्यादा अनाज। और इसी वजह से आज करोड़ों लोगों का पेट भर पा रहा है। इस बड़े बदलाव की कहानी में एक साल हमेशा याद रखा जाएगा, 1966-67। ये वो दौर था जब भारत में एक ऐसी क्रांति की नींव रखी गई जिसने देश की किस्मत ही बदल दी। इसे नाम दिया गया हरित क्रांति। उस समय भारत के सामने अपनी बढ़ती आबादी का पेट भरने की बहुत बड़ी चुनौती थी। इस क्रांति का एक ही मकसद था, नई तकनीक, बेहतर बीज, खाद और सिंचाई का इस्तेमाल करके अनाज का उत्पादन इतनी तेजी से बढ़ाना कि देश खाने के मामले में आत्मनिर्भर बन जाए। और ये सारी बातें हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करती हैं। हमें भविष्य में कैसी खेती चाहिए? वो जो सिर्फ आज हमारी भूख मिटाए, या फिर वो जो आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी जमीन को भी जिंदा और सेहतमंद रखे? ज्यादा पैदावार और सेहतमंद जमीन के बीच एक सही संतुलन बनाना ही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है, और इसका जवाब हम सबको मिलकर ही खोजना होगा।